नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोग्राफिक बदलाव के को स्टडी करने के लिए जो कमेटी का गठन किया है, उसको सीधे सीधे ये निर्देश दिए हैं कि जो बॉर्डर एरिया है, जो पड़ोसी देशों के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, उन राज्यों में जाकर वो खास तौर पर स्टडी करें, रिसर्च करें, क्योंकि सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक बदलाव वहीं पर हुआ है। क्या ये माना जाए कि अभी जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर जो हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं और वहां पर ये सब कुछ देखा गया है, उसके मद्देनजर इस तरह का ऑर्डर आया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से? अंजू देखिए, ये ऑर्डर बहुत सही है और मेरा ये मानना है कि ये ऑर्डर काफी देर के बाद आया है। इस विषय पर हमको अध्ययन बहुत पहले करना चाहिए था। जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, वहां एक साजिश के तहत वहां पर लोगों को डेमोग्राफिक चेंज को इफेक्ट किया जा रहा है। मैं दो तीन उदाहरण आपको छोटे छोटे दूंगा। आप भारत नेपाल बॉर्डर का जो तराई क्षेत्र है, उसकी स्टडी करिए। देखिए किस प्रकार से वहां पर मदरसे और मजार इनके इस प्रकार की चीजें उभर करके आई। मशरूमिंग जिसे बोलते हैं, एक जबरदस्त मशरूमिंग हुआ है इन इन इलाकों का। और वहां पर दोनों तरफ, नेपाल की तरफ भी और भारत की तरफ भी, बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को आए हैं। हमको समझना पड़ेगा कि क्यों बॉर्डर के दोनों तरफ, क्योंकि नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात इस बात की है कि भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या ये एक साजिश के तहत इस प्रकार की चीज करी जा रही है। इसका अध्ययन, इसकी स्टडी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, शुरू से, ये अभी की बात नहीं है। पाकिस्तान लड़ के लिया है, पाकिस्तान हंस के लिया है, पाकिस्तान लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, आज का नारा नहीं है, दशकों पुराना नारा है। तो जब ये उनकी विचारधारा उस समय से रही है, तो मुझे लगता है कि आपको इस प्रकार के एक एक सुनियोजित तरीके से काम किए जाने के ऊपर अध्ययन करने की आवश्यकता थी और इसके ऊपर वहीं कुछ स्टॉप लगाने की जरूरत थी। लेकिन उस समय हमारा विचार कुछ और था और हम समझ नहीं रहे थे कि इस तरीके का भी कोई एक इवेंचुअल एम किसी का हो सकता है। आप राजस्थान का बॉर्डर ले लीजिए, आप पंजाब का बॉर्डर ले लीजिए, आप जम्मू कश्मीर का बॉर्डर ले लीजिए, उसमें आपको इस तरीके के चेंजेस साफ नजर आ जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये खतरा हो सकता है देश की सुरक्षा के लिए, किसी के लिए ना हो, लेकिन इन चेंजेस का अध्ययन करना, स्टडी करना और इन चेंजेस के ऊपर नजर बनाए रखना मेरे हिसाब से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये अब हो रहा है, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो स्मार्ट फेंसिंग हम लगा रहे हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा उन लोगों को इस बात का खतरा हो गया है कि अब हम कैसे इन्फिल्ट्रेट करेंगे। क्योंकि जो जितनी आसानी से, खास करके बांग्लादेश के बॉर्डर पे, मैं यूं कहूंगा कि असम साइड में भी बांग्लादेश का बॉर्डर, त्रिपुरा में जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां, मेघालय में, इवन मिजोरम में, तो जहां जहां हुआ है इन्फिल्ट्रेशन, वो आसानी से कर पा रहे थे। लेकिन हम पीछे बाकी एरियाज को अच्छे से फेंस कर पाए, ये कुछ इलाका रह गया था, इस वजह से यहां अभी भी चल रहा था। आप इलेक्शन के रिजल्ट्स का पैटर्न देखिए। जिन जिन जगहों पर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में अपनी ओर टीएमसी की विजय हुई है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में एक कट्टरवादी जमात इस्लामी की जीत हुई है। उससे कहीं आप इसको समझ सकती हैं कि जो मैं कहने का, जहां मैं इशारा दे रहा हूं, कि जिस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदल करके वहां का इवेंचुअल एम उनका क्या है कि वहां पर अपराइजिंग करो भारत के खिलाफ। आपने देखा होगा कि जब ममता बनर्जी चुनाव हारी, तो जमात के लीडर्स के स्टेटमेंट्स वहां से आए थे कि भाई हम आपके साथ हैं, अब दिल्ली के खिलाफ क्रांति करिए, उनके खिलाफ बगावत कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। ये उनका उद्देश्य उस समय से था कि हम अपने लोगों को वहां पर, या वहां के डेमोग्राफी चेंज करके वहां के लोगों को धर्मांध बना करके और उसके बाद वहां से लाभ लेकर के और भारत के खिलाफ कोई गजवाए हिंद करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है। और ये
डेरोगेटरी नहीं है, नेगेटिव स्टेप नहीं है। और मेरा यह मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर इसका विरोध करता है तो वो राष्ट्र विरोधी है। हो सकता है कुछ हमारे यहाँ काफी जंपिंग जैक्स हैं, वो उछल के आएंगे शायद मशरूमों की तरह, तो वो मुझे लगता है जब आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छी एक्सरसाइज है, और कोई नेगेटिविटी नहीं है। किसी को हम भगा नहीं रहे, किसी को बुला नहीं रहे, सिर्फ अपने ज्ञान के लिए और राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में जो हमें अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए उनको लेने के लिए हम इस प्रकार की एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि सर अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर आए हैं तो किसी मकसद से तो उनको लाया गया है, किसी स्ट्रेटेजी के तहत लाया गया है, और इसीलिए उनको बॉर्डर एरिया में बसाया गया। हमको याद रखना चाहिए सर कि जम्मू में आर्मी कैंटोनमेंट एरिया पर हमला हुआ था तो पता चला था कि उसके आसपास झुग्गियां बनाकर रोहिंग्या रह रहे थे और वही वहां की मुखबरी करते थे। तो इन चीजों को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। और डेमोग्राफिक बदलाव अगर बॉर्डर एरिया में हो रहा है सर, तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी के साथ ये सब कुछ पाकिस्तान, आईएसआई ये सब कुछ कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखो कि आजकल पाकिस्तान में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। सिप्री की एक और रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत के पास तो 190 न्यूक्लियर हथियार हो गए हैं, पिछले एक साल में 10 और हथियार जुड़ गए हैं, और पाकिस्तान इस पर बड़ा कलप रहा है। और हमारे यहाँ मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है का भी प्रदर्शन किया गया है, वो भी पाकिस्तान को डरा रहा है। भारत की परमाणु नीति बिल्कुल स्पष्ट है, और हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन, कोई रेस लगाने का हमारा कोई अंदाजा नहीं है। हम सिर्फ अपनी शक्ति को कंसोलिडेट कर रहे हैं, और इससे जो मैसेजिंग हो रही है वो दुनिया को पता पड़ना चाहिए। आपने दो तीन चीजें बताई, मैं तीनों चीजों को एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। जहां तक सवाल परमाणु हथियारों का है, देखिए परमाणु हथियारों में बढ़ोतरी, कम होना, ये वो इशू नहीं है। इशू ये होता है कि परमाणु हथियार कहां है, किस देश के पास है। इशू ये होता है कि उस देश की शक्ति कैसी है। इशू ये है कि उस देश का नेतृत्व कैसा है। ये जो परमाणु बम का जो ट्रिगर है वो, तो ये 190 परमाणु बम हमारी शक्ति नहीं है। हमारी शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का बढ़ता हुआ कद, भारत की बढ़ती हुई जीडीपी, एक सशक्त और निर्णय लेने में सक्षम नेतृत्व, और एक बहुत बेहतरीन प्रजातंत्र, और सिविलियन लोगों का दूसरों के ऊपर पूरा, सेना के ऊपर पूरा कंट्रोल। सेना का अपना काम है जो कि सेना कर रही है, राजनीतिक नेतृत्व का अपना काम है जो कि वो अपने आप कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि 190 बम से ज्यादा भारत की शक्ति के वो 5-7 बिंदु हैं, और हमने बिल्कुल क्लियर मैसेजिंग कर दी है, और मैसेजिंग दोनों तरफ गई है। ये मैसेजिंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान को जो हम करना चाहते थे वो हम आसानी से कर सकते हैं, पाकिस्तान भी इस बात को जानता है। और मेरा ये मानना है, और ये शायद जॉर्ज फर्नांडिस ने 25 वर्ष पूर्व ये बात कही थी कि हमारा मेन थ्रेट जो है वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है, वो बिल्कुल सही थे। और ये बात मैं अभी फिर कह रहा हूं, हमने 3 दिन में पाकिस्तान को चित्त करके उनको दोबारा याद दिला दिया है कि आप हमारे लिए क्या मायने रखते हो। ये तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो भारत की बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति, और भारत एक ध्रुव के रूप में उभर रहा है। इट्स बिकमिंग ए पोल, पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। यूनिपोलैरिटी का वर्ल्ड का समय खत्म हो गया। भारत निश्चित रूप से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोल बन करके उभर करके सामने आ रहा है। और उसके लिए देखिए, कई बार कहता हूं मैं, शांति शक्ति से आती है, और ये जो किया है हमने, ये हमारी शक्ति का प्रदर्शन है, और ये शक्ति का प्रदर्शन शांति लाने के लिए किया है। ये भारत की सभ्यता है, और यही भारत की विचारधारा है। जहां तक आपने जो बोला कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसकी वजह होती है। देखिए, जब आपके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल, बिल्कुल साधारण भाषा में बताऊंगा, कोई टेक्निकलिटी नहीं है, वो बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर सीधे रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, फिर वो ब्रह्मांड में जाने के बाद, वायुमंडल में जाने के बाद फिर वो नीचे उतरती है, और बहुत तेजी के साथ अपने टारगेट के ऊपर हमला करती है। तो ऐसी मिसाइलों को पकड़ पाना, इनको पहले देखना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रैक करना, फिर उनको डिस्ट्रॉय करना, एक बहुत
मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो उस चीज को करने के लिए हमने ये डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। इसके सफल परीक्षण हो चुके हैं 3-4, और ये हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी काबिलियत है। हमने एक और इसके अलावा काबिलियत हमने कुछ 2 वर्ष पूर्व हमने दिखाई थी लोगों को, जो हमने अंतरिक्ष में जाकर के, और किस प्रकार से अंतरिक्ष में हम अपने किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अंतरिक्ष में भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया था। सिर्फ 3 या 4 देश हैं दुनिया में जो वो काबिलियत रखते हैं, और ये इस प्रकार की जो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये भी मेरे ख्याल से सिर्फ 4 या 5 कंट्रीज के पास हैं, और भारत उनमें से एक है। तो ये एक बहुत बड़ी हमको हमको एक शक्ति, डिफेंसिव ताकत देता है। और ये ताकत किसके खिलाफ है? दोबारा बता रहा हूं, पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है इससे। अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत के ऊपर आएगी तो पाकिस्तान से नहीं आएगी। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5,500 किलोमीटर मिनिमम है, कम से कम। 11,000, 12,000, तो 12,000 किलोमीटर पाकिस्तान के तो 3 चक्कर ले जाएंगे 12,000 किलोमीटर में। तो ये क्लियर कट मैसेज है, जिसको दिखाई दे रहा है, जिसको समझ में आ रहा है वो समझ ले। हमारे पास हमने एक बहुत जबरदस्त काबिलियत का एक मुजाहरा किया है, और मुझे लगता है क्लियर मैसेज चला गया है जहां भी उसको जाना चाहिए। चीन जा रहा है, पेकिंग जा रहा है, वॉशिंगटन डीसी जा रहा है, या लंदन जा रहा है, या पेरिस जा रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। सर, अभी अग्नि 6 का भी टेस्ट हम करने जा रहे हैं। 12,000 किलोमीटर की रेंज है उसकी। ये चीज भी तो पाकिस्तान को डरा रही होगी ना। और फिर जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है। आप देखिए, पाकिस्तान बौखलाया बैठा हुआ है, डरा बैठा हुआ है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच में वो और थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए ये सब चीजें भी कर रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ साथ पड़ोसियों को तो डराने के लिए काफी है ना। बिल्कुल, पड़ोसियों को और काफी दूर वाले लोगों को भी, जो हमारे दूर के पड़ोसी हैं, उनको भी डराने के लिए काफी है। देखिए, मैं फिर आपको एक बात बताता हूं अंजू, भारत की जो 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 नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और स्पष्ट नीति है कि हम कभी भी आक्रामक नहीं होते हैं। हमने कभी भी हमने उनको वहां पर, अब शुरू में हमला, किसी युद्ध को हमने शुरू नहीं किया, जीता हमने हर एक युद्ध को है। तो ये जो अग्नि मिसाइल है, ये भी एक डेटरेंस के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। जो हमारे परमाणु हथियार हैं वो हम कभी नहीं कहते, हमारी वो जो नीति है, नो फर्स्ट यूज की नीति, वो बाकायदा है और रहेगी। हम लोग आक्रामक नहीं है, कभी आक्रांता नहीं रहे। भारत ने पिछले 20-25 हजार साल के इतिहास में किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। भगवान श्री राम ने भी लंका में जाकर लंका विजय करके लंका के ही युवराज को शासन सौंप करके वापस आ गए। भारत का कभी भी इस प्रकार का उद्देश्य नहीं रहता है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं, और वो सुरक्षा किसी भी, कितनी भी दूरी से हम अपने देश की कर सकते हैं। पहली बात तो जो 12,000 किलोमीटर की हमने मिसाइल बना ली है, उसका परीक्षण करने हम जा रहे हैं, वो हमारी ताकत को दिखाता है। और जो 12,000 किलोमीटर से जो मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, उसका तोड़ हमने बैलिस्टिक डिफेंस, एंटी बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना करके वो दिखा दिया है। तो हमने एक बहुत स्पष्ट मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया है कि भारत तैयार है, कितना भी परिस्थिति खराब हो, कितनी भी युद्ध की स्थितियां हो। हमने जिस प्रकार से अपने गैस और पेट्रोल की समस्या को हैंडल किया है, जिस प्रकार से हमने अपनी जीडीपी को, इतने हालात पूरे विश्व में खराब हैं, उसको हैंडल किया है। पाकिस्तान में आप देखिए, हालांकि पाकिस्तान से कंपैरिजन करना हमारे लिए एक बहुत ओछी बात है, लेकिन मैं सिर्फ फिर भी समझाने के लिए आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत 5 रुपए लीटर, 7 रुपए लीटर भी नहीं बढ़ी है, और वहां पर पेट्रोल की कीमत 4 गुना, 500 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो ये चीजें देखने की आवश्यकता है कि हमने हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है। मैसेजिंग हमारी बिल्कुल साफ है। टाइमिंग हर काम का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइमिंग अग्नि 6 की परीक्षण का है, अगर होता है या जब भी होता है, ये बिल्कुल सही समय है। और ये सही समय इसलिए है कि इतने सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं आज की तारीख में दुनिया में। 2 जगह तो लड़ाई चल ही रही है। गाजा का थोड़ी देर के लिए चुप्पी है, वो दोबारा शुरू हो सकती है। उसके बाद चाहे आप साउथ चाइना सी ले लें, या ताइवान ले लें, या और कोई जगह ले लें, बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं। और ग्रीनलैंड की बातचीत चल रही। तो ये तमाम लोगों को ये बताने की बात है कि हम अपनी सुरक्षा में अपने आप अकेले
सक्षम हैं। ये एक लेसन, मैं मेजर टेक अवे जो ऑपरेशन सिंदूर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवेज वो ये था कि हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड वेपन सिस्टम्स ने वो युद्ध हमें जिताया। और सबसे बड़ा लेसन ये था कि जो पूरा विश्व, खास करके पश्चिमी विश्व, ये समझता था कि इस प्रकार की तकनीकी कहीं हो नहीं सकती, और खास करके भारत जैसे देश के पास तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दे वर शॉक्ड जब उनको पता लगा कि 314 318 किलोमीटर दूर से हमने एक मिसाइल से उनके जो परमाणु, जहां उनका जखीरा रखा हुआ है, उसके दरवाजे पर पिन पॉइंटेड ब्रह्मोस मिसाइल फेंक दी। तब उनको दिखाई दिया कि भारत टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा परेशान करती है, उसके हर बार मैं कहता रहा हूं कि जो आधा फ्रंट भारतवर्ष में है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब कोई भी काम, अब देखिए इतना बड़ा काम हमने किया, अग्नि 6 किया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम किया, ये वो सारी चीज जो सरकार आज की तारीख में है उसके खाते में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? और ये कुछ लोगों को पचेगा नहीं, तो वो लोग इसका कोई ना कोई बतंगड़ बनाने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर इस समय, मैं ये बता रहा हूं आपको, अगर इस समय अगर हमने, उन लोगों ने भी अपने, उनके भी फॉलोअर्स बहुत हैं, 20-30 करोड़ वोट लोग उनको भी वोट दे रहे, तो उन 30 करोड़ लोगों को यह कहा होता कि आपदा का समय है, आप भी आइए, राष्ट्र का हाथ बटाइए, एनर्जी को बचाइए, बिजली को बचाइए, पेट्रोल को बचाइए, बजाय इसके कि आप निकल करके उसके खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो मेरा इससे उनको भी ज्यादा लाभ होता। तो मेरा ये मानना है कि हमारे उस आधे फ्रंट को भी अब ये समझने का समय आ गया है कि जिस प्रकार से ईरान ने, वो ईरान जहां जनवरी में प्रदर्शन हुए सरकार के खिलाफ, अयतुल्ला के खिलाफ, 30,000 लोगों को, उनकी सेनाओं को बर्बरता के साथ कत्ल कर दिया गया, वो ईरान, जरा सा ईरान के ऊपर खतरा आया, इकट्ठा हो गया। ये हमारे उस आधे फ्रंट को समझने की जरूरत है। हम जा रहे हैं, अग्नि बना रहे हैं, मिसाइल डिफेंस तैयार कर रहे हैं, हमने सब कुछ कर लिया है। अब हमको मिलजुल कर, इकट्ठे होकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। सर, सबसे अहम बात यह है कि सिपरी जो कि बाहर की एजेंसी है, अभी उसने 4 दिन पहले ही खुलासा किया था कि भारत ने 12 लाइव परमाणु हथियार कहीं पर डिप्लॉय कर दिए हैं। उसको, खबर को सुनकर भी पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। और अब यही सिपरी खुलासा कर रहा है कि भारत के पास 190 परमाणु हथियार हैं, और जबकि 2025 में 180 थे। यानी कि 1 साल में 10 नए हथियार भारत ने अर्जित कर लिए, बना लिए। तो ये खुलासे सिपरी जैसी एजेंसी इस वक्त क्यों कर रही है? क्या इसकी टाइमिंग पर भी कोई सवाल उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जब जब आज विश्व की जो 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 परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से और जिस तरह से एक परमाणु अटैक की संभावना एक काफी रियल होती जा रही है। क्योंकि देखिए, अब जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं, कभी कहते हैं मैं पूरी सभ्यता समाप्त कर दूंगा, ये कर दूंगा। कैसे होगी सभ्यता समाप्त? सभ्यता समाप्त करने का एकमात्र जरिया है कि आप उस हथियार का प्रयोग करें जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये समय इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को इस बात का पता चले कि युद्ध के अंदर इस प्रकार की संभावना है। और जो राष्ट्र आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो निश्चित रूप से इस प्रकार के हथियारों का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो न केवल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, बल्कि उनके जो सेनाध्यक्ष हैं वो फ्लोरिडा में जाकर के कहते हैं कि हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे, और वो उनके अधिकतर मिनिस्टर कहते हैं कि हमने जो बना रखे हैं आधा किलो के, 20-20 किलो के, ये हमने शब्बे बारात के लिए या इसके लिए तो नहीं रखे। तो जब ऐसे राष्ट्र के साथ आपका सामना है, तो आपको अपनी सेकंड जो पॉलिसी के हिसाब से नो फर्स्ट स्ट्राइक लेकिन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को तैयार रखने की आवश्यकता है। और शायद यही वजह है कि सिपरी जैसी वो हैं, वो इस बात को मैसेजिंग कर रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जिस प्रकार की परिस्थिति आज की तारीख में है, वो परिस्थिति, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी हालत खराब है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओजेके में। आप देखें पीओजेके में किस प्रकार से वहां पर सेना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें उठ के आ रही हैं। तो
वो कुछ भी कर सकते हैं, और उस कुछ भी करने का इस वजह से ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सिप्री की जो रिपोर्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, है नहीं है इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। भारत ने डिप्लॉय किया, कहां किया, कैसे किया, इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर खतरा है, और खतरा एक तरफ से नहीं है, कई तरफ से है। और इसलिए ये इस प्रकार के जो जो डाइवर्जेंस है, इसका फर्क पड़ता है। अब इसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने ऑलरेडी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, इनके पास तो और भी जाना है, इन्होंने तो बहुत सारे बना लिए। वो तैयार कर रहे हैं ग्राउंड, वो ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया जाए कि भारत आर्म्स रेस में, परमाणु रेस में आगे बढ़ रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। आप देखेंगे कि चीन ने भी 500 से उनके 620 हथियार हो गए, तो हम सिर्फ पाकिस्तान की ओर थोड़ी देख रहे हैं। हमारे पास हमारे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा सा, अगर आप बुरा न माने तो एक शब्द इस्तेमाल कर लूं, चूहा है हमारे सामने। तो चूहे की बात से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग और चीजें देख रहे हैं, और बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान थोड़ी लॉन्च करेगा हमारे खिलाफ। हम आगे देख रहे हैं, हमको बिल्कुल। जहां जहां से खतरा है उसको हम देख रहे हैं। और सर, जैसे कि हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने, आपने भी याद दिलाया था कि उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से खतरा थोड़ी चाइना से है, हमारी तैयारी तो उस लेवल की हो रही है, हम इस चूहे की तरफ थोड़ी देखेंगे। लेकिन सर, ये चूहा जो है और इसकी जो सेना है और इसका जो मुल्ला मुनीर है, वो जिस तरह से लगे हुए हैं पीओजेके में जाकर, रावलकोट में देखिए पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है, चाइना के खिलाफ भी। वहां के लोग कह रहे हैं हमको पाकिस्तान से भी आजादी चाहिए, चाइना से भी आजादी चाहिए। किस तरह का हंगामा वहां पर बरपा हुआ है। और फिर हमारे देश के अंदर जो हाफ फ्रंट बैठा है, वो पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा नहीं करता, मुल्ला मुनीर के खिलाफ नहीं बोलता, वो यूएन में गुहार लगाता है कि ह्यूमन राइट्स वाले यूएन के देखें कि कैसे लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अंजू, मैं आपको इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं। ये इन लोगों को क्या ग्रज है, क्या प्रॉब्लम। देखिए, पाकिस्तान ने 1963 में एक शख्सगाम वैली है, लगभग 3,500 वर्ग किलोमीटर एरिया, जो कि जम्मू कश्मीर का भाग है, हमारा है टेक्निकली। लेकिन 1963 की बात है, आपको पता है सरकारें कौन सी थी भारतवर्ष में, तो उन्होंने वो वैली का हिस्सा चीन को गिफ्ट कर दिया, ये पता होना चाहिए। तो शख्सगाम वैली का हिस्सा 3,500 किलोमीटर इन्होंने इलीगली सीड कर दिया था चाइना को। वहां पर आज चाइना है, वो चाइना का हिस्सा बन चुका है। ये चीज भी दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि किस प्रकार से पाकिस्तान पहले तो उनके संसाधनों पर अपना कब्जा बना रहा है, और जो पाकिस्तान का सुन्नी मुसलमान डोमिनेंट माइंडसेट है, वो उनके सारे एसेट्स को सूत सूत करके यहां से ले जा रहा है, और वो डिप्राइव्ड हैं। उसके अलावा फिजिकली उसने उनके हिस्से का एक भाग चीन को गिफ्ट कर दिया। उसके बाद चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत उसने चीन की हर चीज को वहां पर आने को अलाउ कर दिया। वहां जितना कब्जा, जितना कंट्रोल पाकिस्तान का है, मुझे लगता है उससे ज्यादा कंट्रोल कम से कम कुछ इलाकों में चाइना का है, और ये चीज वहां के लोगों को नजर आ रही है। इसीलिए वो नारे जो लग रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, चीन के भी खिलाफ है, क्योंकि उनको पता है कि इस साजिश में दोनों एक साथ हैंड इन ग्लव्स मिले हुए हैं। यही वजह है अंजू के बलोचिस्तान में भी जो चीन के एसेट्स हैं, चीन के इंजीनियर्स हैं, चीन के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, क्योंकि बलोचिस्तान भी इस बात को समझता है कि उनके संसाधनों को शोषण दोहन करके वो न केवल पंजाब में ले जाया जा रहा है, बल्कि वो बाहर भी जा रहा है। जो वहां से प्रॉफिट निकल रहा है उसका 48% पंजाब ले जाते हैं ये लोग, और 50% मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से चाइना को जा रहा है। तो ये चीज भी इनको पता है, तो वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से ना तो चीन इनका शोषण कर सके, ना पाकिस्तान इनका शोषण कर सके। आज मैं एक चैनल देख रहा था, तो वहां पे पाकिस्तानी रिपोर्टर्स थे, तो उनकी बात का जो एसेंस था वो ये था कि हमने इनको छोड़ रखा है, ये तो हमारे गुलाम हैं। वर्ड उन्होंने शायद इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनका मकसद यही था। उन्होंने बोला कि पंजाबी में कहा कि इनको जूते अगर मारते तो इनकी ऐसी आवाज नहीं होती, ऐसी हालत नहीं होती। तो ये इनसेंसिटिविटी है, और हमारे लोग अभी भी उस इनसेंसिटिविटी को नहीं देख रहे हैं। हमारे लोग अभी भी
कहते हैं कि भाई यूएन जाओ, क्योंकि ये यूएन जाने की परंपरा डाली हुई है। हमारे एक महारथी गए थे यूएन 1948 में। तो ये परंपरा, तो मेरा ये मानना है कि हमको खुले शब्दों में पाकिस्तान की निंदा करने की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से हमारे वो कश्मीर हमारा है, उस पर पाकिस्तान का इलीगल कब्जा है, और हमारे लोगों को जिस तरह से पाकिस्तान की सेना उनका कत्लेआम कर रही है, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बच्चियों, इन लोगों को, ये वही हैं जो ईरान में एक स्कूल में गलती से बम फट गया तो उसकी फोटोएं लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहे थे, और ये क्या कर रहे हैं। तो ये इनकी इनकी जो मानसिकता है, जो मैं बार बार कहता हूं, पंजाबी सुन्नी डोमिनेंट जो इनका जो थॉट प्रोसेस है, वही आपको नजर आ रहा है, और वही इनके काल का कारण बनेगा। सर, मुल्ला मुनीर जिस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है, आप ये देखो कि हमारे देश के अंदर जो बैठे हुए हैं वो तो एक तरह से मुल्ला मुनीर के खिलाफ तो बोलते नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कब मुल्ला मुनीर के खिलाफ कुछ बोला, कब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला? ये लोग तो ये कहते थे कि हमें बातचीत करनी चाहिए उनके साथ। अब क्यों नहीं ये खुद बातचीत कर लेते मुल्ला मुनीर के साथ कि तुम पीओजेके के कश्मीरियों के पर ये अत्याचार क्यों कर रहे हो? इनकी जुबान वहां नहीं खुलती। और जो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट आजकल भारतीय टीवी चैनल्स पर आते हैं सर, वो भी मुल्ला मुनीर की भाषा ही बोलते हैं। आप सोचिए कि वहां के लोग भी कितने इनसेंसिटिव हैं पीओजेके के लोगों को लेकर। ये पाकिस्तान के लोग, न केवल पीओजेके में, बाकी भी, लेकिन हम क्योंकि पीओजेके की बात कर रहे हैं, पीओजेके के लोगों को वो गुलाम समझते हैं। एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं, और जब ये आपका विचार है तो कुछ भी करने के लिए, इसीलिए उन्होंने जनरल डायर की तरीके से जो जो हरकत की थी। आप रात में आते हैं, पूरे जो पुरुष हैं वो बाहर हैं, महिलाओं के साथ आप बदसलूकी करते हैं, लोगों को गोलियों से भून देते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो, इसमें कहाँ ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं? कहाँ भारत में किस 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 की आवाज बाहर से निकली है? सिर्फ एक शेख फरूख अब्दुल्ला ने कहा है कि हमको यूएन में जाना चाहिए। ये ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी 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 जो जो परिस्थिति है, उसको हमें कंडेम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर, जो कि रेडिकलाइज्ड है, वो अभी भी कहता है कि भाई हम अलग हैं, टू नेशन थ्योरी, ये वो, हम अलग वो है। उनके ही एक मंत्री जी कहते हैं कि हम तो हिंदुओं की संतानें हैं। ये कहता है कि हाँ, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। आप इनको मैं गारंटी बता सकता हूं कि 5 जनरेशन ऊपर चले जाएं तो उनको सबके नाम शर्मा वर्मा निकलेंगे। ये सब 99% जो मुसलमान साउथ एशिया में है वो कन्वर्टेड है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये समझने की आवश्यकता है, और हमें इन लोगों को और इन लोगों को समझने की जरूरत है। अनलेस वो एंटी नेशनल हैं, अनलेस वो देश की भलाई नहीं चाहते हैं, उनको एक मुंह से असीम मुनीर की बुराई करने की आवश्यकता है, उसके एक्शंस को कंडेम करने की आवश्यकता है। उनको बताने की जरूरत है कि भाई ये मत करो, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो ये चीजें हमें करने की जरूरत है, और ये होगा, आने वाला समय दिखाएगा। ये मैं आपको बता सकता हूं कि जिस प्रकार की मानसिकता आपको और मुझे नजर आ रही है कश्मीर की लीडरशिप में, वो कश्मीर के लोगों की मानसिकता नहीं। ये बात आप मान लीजिए, आज का एक आम कश्मीरी एक बेहतरीन भारतीय नागरिक है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। सर, भारत ने तो कंडेम किया है, लेकिन और क्या तरीके हो सकते हैं कि पाकिस्तान के दोगलेपन को वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने एक्सपोज किया जाए? वो भी तब जब आपको याद होगा यूएन में कैसे एक पैलेस्टीनियन लड़की की फोटो लेकर इन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी कि देखिए कश्मीरी लड़की के साथ भारत में भारतीय सेना ने कितने अत्याचार किए, जबकि वो खबर फेक निकली थी। तो ऐसे पाकिस्तान को तो एक्सपोज किया जाना चाहिए ना हर जगह पर। बिल्कुल करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान एक्सपोज्ड है। कुछ देशों का इसके प्रति एक प्रकार का रवैया, वो उनकी जियोपॉलिटिकल मजबूरी है। अमेरिका, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने 2018 की 1 जनवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 जनवरी को ये एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान को हमने अरबों डॉलर एड दिया, और उसके बदले में हमें सिर्फ झूठ और डिसीट एंड लाइज ये हमें मिला, और जो पैसा हमने दिया वो पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा दिया। पूरी दुनिया जानती है ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, ये दुनिया जानती है।
किसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान का हीरो कहा, वो कौन था, ये भी पूरी दुनिया जानती है। किस प्रकार से हर टेरर एक्टिविटी वो दुनिया की किसी भी कोने में हो रही हो, उसका तार कहीं ना कहीं आकर के पाकिस्तान में निकलता है, वो भी पूरी दुनिया जानती है। एक्सपोज करना हमारा काम है। फेक नैरेटिव्स फैलाने में, और मीडिया, ये जो सोशल मीडिया का आईएसआई द्वारा जो यूज किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है वर्ल्ड में। और इस वजह से तो हमारे लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि वो जितने भी नैरेटिव के वहां से आ रहे हैं, उसमें से 99.99% फेक हैं। और ये भारत का मुसलमान जानता है। आज आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में 57 मुसलमान देश हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित मुसलमान अगर कहीं है, या कोई भी माइनॉरिटी, आप किसी पारसी से पूछ लीजिए, किसी ज्यू से पूछ लीजिए, किसी जैन, किसी से भी, सबसे ज्यादा सुरक्षित माइनॉरिटीज भारत में हैं। और ये भारत की जो स्टैटिस्टिक्स है, जिस प्रकार से परसेंटेज पॉपुलेशन माइनॉरिटीज की बढ़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में माइनॉरिटीज की परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ी है। ये भारत की ताकत है। और ये भारत का एक, जो भारत जिस प्रकार से अपने हर लोगों, हर एक व्यक्ति को बराबर ट्रीट करता है, उसका एक प्रमाण है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से सिर्फ एक चीज निकलती है, पूरे 144 करोड़ भारतीय, उनके मुंह से कभी ये नहीं निकला हिंदू मुसलमान ये वो फलान ढकान। तो ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ करके अंग्रेजी स्ट्रेटजीज को सीख करके आए हैं कि फूट डालो और राज करो, वो जब तक वो इंग्लिश माइंडसेट, मुझे लगता है, पूरी तरह से देश से हराया नहीं जाएगा, भगाया नहीं जाएगा, तब तक मुझे लगता है इस प्रकार के लोग रहेंगे। लेकिन सर, इसी देश का वो हाफ फ्रंट तो एक घटना हो जाए तो कह देता है मुसलमान भारत में असुरक्षित है, माइनॉरिटीज के लिए बड़ा खतरे का वो माहौल है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो यहाँ पर, जिन्होंने यहीं पर खाया कमाया, नाम कमाया, उनको भी डर लगने लग जाता है, वो अपने बच्चों को विदेश भेजने की बातें करते हैं। तो ये नैरेटिव भी इस देश में चलता रहता है सर। लेकिन फिलहाल तो सबसे ज्यादा डर की बात इन सब के लिए, इस पूरी जमात के लिए है कि बॉर्डर एरिया में जहां डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं, वहां की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी, कहां कब कैसे हुआ, किसने उनको बसाया, और इनके आकाओं तक पहुंचा जाएगा। और दूसरी तरफ भारत जिस एग्रेशन के साथ इस वक्त नजर आ रहा है, हर रोज एक नया हथियार जो है उसका एक टेस्ट हो रहा है, वो सारी चीजें पाकिस्तान को डरा रही हैं और खबरें अमेरिका तक भी पहुंच रही हैं। और ये सब खबरें भारत प्लांट नहीं करवा रहा है, भारत किसी एजेंसी के जरिए कहलवा नहीं रहा है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी सिप्री इस तरह की बातें जब बता रही है, तो पाकिस्तान के सामने सर डरने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद।